इसका एक और प्रावधान है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यदि हम देश को विकास के रास्ते पर आगे लेकर जाना चाहते हैं, विदेशी निवेश को बढ़ाना चाहते हैं, तो देश के भीतर व्यावसायिक क्षेत्र में जिस रिफॉर्म की बात हम करते हैं उसके लिए परमिट, लाइसेंस जैसी कठिनाइयों को हमें कम करना ही होगा। जो मल्टीपल पेपर वर्क हैं इनको ख़त्म करना होगा और इसके लिए 10 जो मापदंड हैं वो निर्धारित किए गए हैं, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट का पालन है, बिजनेस शुरू करना है, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन है, कंस्ट्रक्शन परमिट है, क्रेडिट कार्ड मुहैया कराना है, माइनॉरिटीज़ इन्वेस्टर्स के हितों की सुरक्षा और उसके साथ साथ और भी अनेक विषय हैं। और वर्तमान में वर्ल्ड बैंक की जो डूइंग बिजनेस सूची है उसमें भारत 134वें स्थान पर था। पिछले दिनों जो कदम हमारे देश में उठाए गए उसके बाद वो 130वें स्थान पर आया है। लेकिन हमें गर्व है सभापति महोदय कि प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी सोच के साथ इसको टॉप 50 में ले जाने का निर्णय लिया है और इसीलिए हम बार बार इस बात को कहते हैं कि सरकार के द्वारा आर्थिक प्रावधानों के लिए जो साहसिक कदम उठाए गए हैं वो पहले की सरकारों ने कभी उसके बारे में विचार ही नहीं किया। पिछले 70 साल में जो वित्तीय ढांचे में गड़बड़ियाँ आई थी उनको दूर करने के लिए जनता का सहयोग किस तरह से लेना, इस पर भी कभी विचार नहीं किया गया। केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि जनता को विश्वास में लेकर उस पर अमल कराना ये भी सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए और ये हमने किया। इस देश में 2,53,000 से अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हमारी सरकार ने इस लड़ाई में, काले धन के खिलाफ होने वाली इस लड़ाई में उनको विश्वास में लिया है और साथ में चेताया भी। और हमारी सरकार उस जड़ तक भी गई, एंटी अब्यूज़ के तहत ऐसे लोगों को हमने चेतावनियाँ भी दी और हालत अब बदलने लगे। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले टैक्स बचाने की सलाह दिया करते थे, अब देश में स्थिति बदली है। माननीय मोदी जी का नेतृत्व देश में आने के बाद अब वही चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों को टैक्स भरने की सलाह दे रहे हैं। ये वास्तव में अपने आप में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन इस देश के भीतर है। इस देश के युवाओं के लिए भी हमारी सरकार हर हाथ के हुनर को, इस संकल्प को लेकर भी आगे बढ़ रही है और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लेकर आए, जिसमें हमने 12,000 करोड़ रुपए का बजट रखा था। 4 साल में जो हमारा लक्ष्य है वो 1 करोड़ युवाओं को हुनरमंद बनाना है और हमें गर्व ये कहते हुए कि 20 लाख युवाओं को उसका लाभ भी मिल चुका है। सभापति महोदय, जब हम टैक्स प्रावधानों की बात करते हैं, उसके सदुपयोग की बात करते हैं, तो देश की 70% आबादी यानी इस देश का कृषि क्षेत्र, किसान और ग्रामीण क्षेत्र को हम नहीं छोड़ सकते। हम इस बात को नहीं भूल सकते कि इस देश में प्राकृतिक आपदाएं और किसानों का चोली दामन का साथ रहा है और देश में जब भी प्राकृतिक आपदाएं आती रही हैं उसके बाद किसान खून के आंसू रोता था, अधिकारियों और सरकारों के चक्कर लगाता था ताकि उसको कम से कम उसकी लागत या उसके आसपास का मूल्य भी मिल जाए तो अगली बार फिर से वो खेती के लिए सक्षम हो सके। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस देश के अन्नदाता को हम केवल प्रकृति के भरोसे नहीं छोड़ सकते और इसीलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हमने की और अभी तक 3,66,00,000 किसान भाइयों को फसल बीमा योजना का लाभ हमने दिया है और इसके लिए अपने ही किसान भाइयों को जो नुकसान प्राकृतिक आपदाओं से उनको हुआ उसके लिए 1,40,000 करोड़ रुपए की बीमा राशि भी हमने उनको वितरित की है। मैं उस तरफ के लोगों से कहना चाहता हूं कि पहले के समय में जब हम आर्थिक प्रावधानों की बात करते हैं तो देश में होने वाले घोटालों की अनदेखी नहीं कर सकते। उन घोटालों में जितना पैसा गया देश की जनता का, वो अगर किसानों के हित में खर्च हुआ होता तो शायद आज देश की स्थिति और देश के किसानों की स्थिति कुछ और होती। यदि आप कोशिश करते तो हमारी तरह किसान भाइयों को नाबार्ड के लिए 41,000 करोड़ रुपए पहले ही आप दे चुके होते जो हमने अभी दिए हैं, ताकि किसान भाइयों को आसानी से कर्ज मिल सके। और अभी किसान भाइयों के लिए और भी हमारे प्रयास जारी हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात मैंने अभी की है, उसमें सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया वो भी जानकारी दी है।
सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ये आप भी ला सकते थे। इस देश में कभी इस बारे में विचार नहीं हुआ कि हम जो टैक्स से पैसा आता है उसके लिए देश के किसानों के लिए प्रावधान तो करते हैं। किसान अपने खेत में मेहनत भी करता है, लेकिन कभी इसके बारे में विचार नहीं हुआ कि लगातार रासायनिक खादों के इस्तेमाल से खेत पर किस तरह का, खेत की मिट्टी पर, उसकी उर्वरकता पर किस तरह का विपरीत असर पड़ा है। और लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में विचार किया, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम हम लेकर आए, जिसके माध्यम से 2018 तक प्रत्येक किसान के हाथ में सॉइल हेल्थ कार्ड होगा और वो किसान खुद तय कर सकेगा कि उसको आने वाले समय में किस तरह के खाद की आवश्यकता है और कौन सी फसल लगाना उसके लिए लाभदायक होगा। सभापति महोदय, केवल सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं, यूरिया के बारे में भी कल हालांकि बजट पे इसके बारे में चर्चा हुई। हमारे अनुराग जी जब बोल रहे थे तो विस्तार से उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी थी, लेकिन यूरिया भी किसानों को ठीक से उपलब्ध हो सके ये कोशिश भी आपकी सरकारें नहीं कर सकी। नीम कोटेड यूरिया के माध्यम से हमने किसानों को उसका अधिकार दिया है। सभापति महोदय, हम फाइनेंस बिल के माध्यम से एक बेहतर टैक्स सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें देश के 18,000 गाँव तक बिजली पहुँचाना है और उनमें से 11,000 गाँव तक बिजली हम पहुँचा भी चुके हैं। सभापति महोदय, 70 साल में जो काम आपकी सरकारें नहीं कर पाई, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से वो हमने किया और आज ऐसे 12,000 गांव तक हम बिजली पहुंचा भी चुके। और केवल बिजली भर नहीं पहुंचाई हमने, उजाला योजना के माध्यम से जो 20 करोड़ LED बल्ब हमने दिए हैं उसका असर भी सीधे देश के विकास पर है और इसके माध्यम से देश के गरीब जनता के 11,000 करोड़ रुपए जो बिल में कटौती हुई है उसके माध्यम से बचे हैं। ये है हमारी सरकार की वित्तीय कोशिश। सभापति महोदय, जब हम फाइनेंस बिल के माध्यम से बेहतर वित्तीय ढांचे की बात करते हैं तो देश की नारी शक्ति की सुविधाओं की अनदेखी हम नहीं कर सकते। वास्तव में इस देश में हमें गर्व ये कहते हुए कि गरीब से गरीब घर की भी हमारी माता बहन वो इस बात का प्रयास करती है कि परिवार के लोगों को समय पर भोजन उपलब्ध हो। भीषण गर्मी के समय पर भी तपती हुई धूप और गर्मी जब होती है, चूल्हे की आग के सामने बैठकर खुद को तपाती है, उस चूल्हे से निकलने वाले धुएं का प्रदूषण भी झेलती है, लेकिन परिवार को समय पर भोजन मिले ये प्रयास करती है। पहले की सरकारों ने कभी हमारी उस माँ बहन की चिंता नहीं की, लेकिन हमारी सरकार ने उस माँ बहन की चिंता की और उज्ज्वला योजना के माध्यम से तय किया कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली देश में ऐसी 5 करोड़ माताओं बहनों को हम गैस के कनेक्शन देंगे। और हमें गर्व है कहते हुए कि हमने 3 साल का इसके लिए टारगेट रखा था, केवल 10 महीने में 2 करोड़ गैस कनेक्शन हम दे भी चुके हैं। एक विषय जिस पे चर्चा करना, मैं ऐसा मानता हूं कि जब हम फाइनेंशियल बिल पे बात करते हैं तो उसमें एक बड़ा हिस्सा देश की जनता के स्वास्थ्य पर भी खर्च होता है। पिछले दिनों जीवन शैली के चलते देश में हृदय रोग तेजी के साथ में बढ़े, लेकिन सभापति महोदय, इस बात की चिंता सरकारों ने कभी नहीं की कि एक गरीब आदमी का जब बाईपास होता है या उसको स्टंट लगते हैं तो किस कीमत पर उसको वो मिलते हैं। अलग अलग राज्यों में इसको लेकर प्रावधान हैं, वहाँ की सरकारें इसके लिए सहायता भी उपलब्ध कराती हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होता। और वो स्टंट जो 2,40,000 2,50,000 रुपये में लोगों को मिला करता था, माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने ये तय कर दिया कि अब वो स्टंट मात्र 35,000 रुपये में इस देश के गरीब आदमी को उपलब्ध कराया जाएगा। हम जन औषधि केंद्र भी खोल रहे हैं ताकि इस देश के गरीब से गरीब आदमी को भी सस्ती दवाइयाँ मिल सकें जिस पर उसका अधिकार है। सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा था कि मैं केवल उन्हीं विषयों पर बात करूंगा जिसमें एक आम आदमी की हैसियत से मैं विचार करता हूं, सोचता हूं। इसके टैक्स के ढांचे के बारे में बाकी सारी बातें आएंगी, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि इस देश का किसान, गरीब, युवा, माँ बहनें, ये सब एक साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ें। और जब तक ये आगे बढ़ें तब तक हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। हम तब तक कोशिश करते रहेंगे
जब तक इस देश के हर गांव में हम बिजली नहीं पहुंचा देते, हम तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक इस देश के हर किसान को फसल बीमा का लाभ नहीं दे देते, हम तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक इस देश की हर माँ बहन को हम LPG की सुविधा नहीं दे देते, और हम तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक इस देश के हर युवा को कौशल विकास में हम हुनरमंद ना बना दें। और इसके लिए जो भी साहसिक कदम है वो उठाने से कभी हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी आपने बात की थी कि देश में रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। पिछले 2 सालों में IT और इलेक्ट्रॉनिक विभाग के प्रयास से 72 नई मोबाइल फैक्ट्रियां देश में प्रारंभ हुई हैं। 11 करोड़ मोबाइल देश के भीतर बने हैं और लगभग 2 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी इसमें मिली है। और आज हमें गर्व ये कहते हुए कि भारत इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का, मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। और ये सब कुछ अगर हो रहा है तो सिर्फ इसलिए कि इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के वित्त मंत्री आउट ऑफ बॉक्स जाकर सोच रहे हैं, उस बने बनाए ढर्रे पर विचार नहीं कर रहे, बल्कि ऐसे साहसिक कदम उठा रहे हैं जिससे देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। इसी के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।